गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल संतोष मैथमेटिक्स सेंटर पहाड़पुर। आइए आज हम लोग लेसन नंबर 10 बिहार सरकार बीटीबीसी का हिंदी लेसन नंबर 10 जो क्लास 10 बिहार बोर्ड का है, जिसके पाठ का नाम है मछली और उसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। जिसके लेखक क्या है? विनोद कुमार शुक्ल। आइए उसको हम लोग विस्तार से पढ़ने का प्रयास करते हैं। विनोद कुमार शुक्ल जी के बारे में देखिए, यहाँ पे विनोद कुमार शुक्ल जी का ये पूरा जीवनी दिया गया है। आप जीवनी अपने से पढ़िएगा, लेकिन फिर भी मैं कुछ कुछ पढ़ करके जो इसमें मेन पॉइंट ऐसा लगेगा मुझे कि जो इम्पोर्टेंट है, एकदम वेरी इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा के व्यू से, जो परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न पूछते हैं, एराइज करते हैं, ये तमाम तरीके के बातों को मैं बताने का प्रयास करता हूं। और आप सभी अच्छे तरीके से मेहनत कीजिएगा ताकि परीक्षा में आपको जो ऑब्जेक्टिव, जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, आप सभी एग्ज़ाम में, मैट्रिक के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव अभी वर्तमान में बहुत ही बेहतरीन भूमिका अदा कर रही है। आइए विनोद कुमार शुक्ल जी के बारे में हम लोग थोड़ा जीवनी इनको देख लें, है ना। बहुत ही संघर्ष करने के बाद आज यहाँ तक मैं पहुँचा और चैनल पे कुछ बना रहा हूँ। चूँकि देखिए लॉकडाउन के वजह से बहुत सा टेक्निकल पार्ट्स मुझे ख़रीदना था, लेकिन ख़रीदा नहीं पा रहा है। रीज़न है कि जैसे मान लिया जाए यहाँ पे छोटा सिटी जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ छोटा जगह है और पूरे पार्ट्स, कंप्यूटर पार्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस लेने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। इसी तरीके से किसी प्रकार से एक डेस्कटॉप के माध्यम से और एक लैपटॉप मुझे मिला है, तो उससे मैं कुछ पढ़ा करके मैं आप सभी के सामने यह वीडियो भेज रहा हूं। आप सभी को ज़बरदस्त तरीके से लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट भी करेंगे। थोड़ा सा आप जब अगर कमेंट करते हैं तो उत्साह जगता है कि नहीं, लगता है कि कुछ लोग देख रहे हैं वीडियो को, तो अगला वीडियो बनाने में मज़ा आता है ना। क्लास में क्या होता है कि जब बच्चे पढ़ते रहते हैं तो बहुत सा हाँ यस या नो करते रहता है, तो मज़ा आता है कि नहीं चलिए इतना लोग पढ़ रहे हैं। तो आप लोग सभी को यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे भी मैं वीडियो को अपलोड करता हूँ, लेकिन आपको अगर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमेशा मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड करेंगे। जो लास्ट में मैं व्हाट्सएप नंबर अपना दे दूंगा, आप सभी ज़रूर उस व्हाट्सएप नंबर को देख लेंगे। कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म है, ध्यान दीजिए, विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1937। ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 1 जनवरी 1937 को। कब हुआ जी? 1 जनवरी 1937 को। कहाँ हुआ था? तो राजनांद गांव, कहाँ? राजनंद गांव, जो कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ध्यान रखिए, कहाँ है? छत्तीसगढ़ में हुआ था। ध्यान रखिए, फिर से मैं बोल देता हूँ कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में राजनंद गांव छत्तीसगढ़ में हुआ। उन्होंने वृत्ति के रूप में प्राध्यापन को अपनाए। ध्यान रखिएगा, प्राध्यापन को अपनाया। वे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। वे 2 वर्षों यानी 1994 से 1996 ईस्वी तक निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार भी रहे। उनका पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद, ध्यान रखिएगा, उनका पहला कविता संग्रह जो था वो क्या था? लगभग जय हिंद। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लगभग जय हिंद। पहचान सीरीज के अंतर्गत 1991, ध्यान दीजिए, कब जी? 1971 में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ? 1971 में प्रकाशित हुआ। उनके अन्य कविता संग्रह हैं वह आदमी, है ना, नया गरम कोट पहनकर चला गया, विचार की तरह सब कुछ होना बचा रहेगा और अतिरिक्त नहीं,
उनके 3 उपन्यास नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, उनका 3 जो मेन उपन्यास था, उसमें है पहला नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, और दीवार में एक खिड़की रहती थी, तथा 2 कहानी संग्रह, पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय भी प्रकाशित। ध्यान दीजिएगा, महाविद्यालय भी प्रकाशित हो चुके हैं। उनके उपन्यास का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इतालवी भाषा में उनकी कविताओं एवं एक कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा का अनुवाद हुआ है। देखिए इतालवी अर्थात इटली भाषा में, ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद नौकर की कमीज उपन्यास पर मणि कौल द्वारा फिल्म का भी निर्माण हुआ है। देखिए नौकर की कमीज के जो इनका जो एक उपन्यास है नौकर की कमीज, उस पर एक फिल्म भी बना है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा, ध्यान रखना, नौकर की कमीज, यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है कि बताइए विनोद कुमार शुक्ल का कौन सा ऐसा उपन्यास था जिस पे एक फिल्म भी बना। तो वो था क्या, नौकर की कमीज, जिस पर क्या बना, एक फिल्म बना। और फिल्म बनाने वाले कौन थे, देखिए मणि, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मणि कौल द्वारा। देखिए यहाँ पे मणि कौल द्वारा एक फिल्म उपन्यासकार भी बनाया गया। अब देखिए ध्यान दीजिए, आगे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल ने 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, देखिए रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार कब जी, 1992, 1992 ईस्वी में। कितना ईस्वी में, 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। अब देखिए रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार कब, 1997 ईस्वी में। दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान और 1990 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। देखिए आप लोग किताब रख लीजिएगा सामने में, और किताब रखिएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। किताब रखिएगा, क्योंकि इसमें सही पूरा जो ऐसे कि मेरा बैक कैमरा मोबाइल का ख़राब था, तो जिसके वजह से पूरा क्लीन शिप नहीं आया है। लेकिन खैर फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप सभी को किसी भी तरीके से आपका पढ़ाई बाधित ना हो, है ना। मेरा नेट चार्ज खत्म होता है, सब चीज़ मेरा लग रहा है, बस आप लोग बैठ करके घर में क्या कीजिए, पढ़ने का प्रयास कीजिए, ताकि मज़ा आ जाएगा हम सभी लोगों को। फिर उसके बाद में हम लोग टेस्ट भी करते हैं, टेस्ट भी लेते रहते हैं। और उसके बाद में आप सभी को मेरा व्हाट्सएप नंबर से, जो बाहर के लड़कन हैं वो व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़ सकते हैं, उधर से मैसेज कर सकते हैं, जो मैं वीडियो के लास्ट में अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दूंगा, दे दूंगा। आप सभी उस नंबर से मेरा व्हाट्सएप पे आप जुड़ सकते हैं, और ये लगातार सतत वीडियो बनते रहेगा। प्रत्येक दिन लगभग 1 या 2 वीडियो अपलोड करते रहूँगा मैं। अभी करा 20वीं सदी के 7वें-8वें दशक में, देखिए अभी कईवीं शताब्दी चल रहा है जी, 20वीं शताब्दी अभी चल रहा है, 21वीं शताब्दी चल रहा है। वर्तमान में अभी कईवीं शताब्दी चल रही है, 21वीं शताब्दी चल रही है। तो कह रहा है कि 20वीं शताब्दी सदी के 7वें-8वें दशक में विनोद कुमार शुक्ल एक कवि के रूप में सामने आए थे। कुछ ही समय बाद उसी दौर में उनकी 2 एक कहानियां भी सामने आई थी, धारा और प्रवाह। उनकी 1-2 कहानियां सामने आई थी, जिसका नाम था धारा और क्या, प्रवाह। ध्यान दीजिए, उसका नाम था धारा और प्रवाह। तब कह रहा है कि धारा और प्रवाह से बिल्कुल अलग, देखने में सरल किंतु बनावट में जटिल, अपने न्यारेपन के कारण उन्होंने सुधी जन का ध्यान आकृष्ट किया था। यह खूबी भाषा का तकनीक पर निर्भर नहीं थी, उसकी जड़ें संवेदना और अनुभूति में थी, और यह भीतर से पैदा हुई खासियत थी। तब से लेकर आज तक वह अद्वितीय मौलिकता, अधिक स्फोट, विस्फोट और बहुमुखी होकर उनकी कविता, उपन्यास और कहानियों में उजागर होती आई। देखिए बड़ा ही हंसमुख प्रवृत्ति के ये व्यक्ति थे, कौन, तो विनोद कुमार शुक्ल।
और इनकी कहानी में एक गजब तरीके का रस होता था। जब भी कोई व्यक्ति इस कहानी को, इनके कहानी को जब पढ़ता था तो एक बार पढ़ने के बाद उसकी इच्छा होती थी कि नहीं, मैं इसको बार बार पढूं। ध्यान दीजिए, एक बार जब वो कहानी पढ़ लेता था तो उसकी इच्छा होती थी कि मैं इसे बार बार पढूं, और अच्छा भी लगता था मुझे, आप लोग को भी अच्छा लगता होगा। जब मछली लेसन कहानी जब पढ़िएगा तो विनोद कुमार शुक्ल जी का जो कहानी है ये लिखा हुआ, ये ज़बरदस्त कहानी है। इसका पूरा कहानी तो अभी नहीं बतावेंगे। देखिए, ध्यान देना बेटा, जब फिल्म स्टार्ट हो जाए तो फिल्म के पहले अगर सब चीज़ अगर कोई आपको बता दे तो फिल्म देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो फिल्म देखने में मज़ा तब आता है जब उसकी पूरी जानकारी मुझे ना हो पहले। बाद में जब हम देखेंगे तब मुझे जब जानकारी होता है तो हम लोगों को बहुत ही स्पष्ट रूप से और बहुत ही मज़ा आता है ना। चलिए, तो उसके बाद में हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि लिंग भेद की समस्या को भी स्पर्श करती है। घटनाएं, जीवन प्रसंग आदि विवरण एक बच्चे की आंखों देखे हुए और उसी के मित कथन से उपजी सादी भाषा में है, मतलब सादी मतलब सिंपल भाषा में है। कहानी का समन्वित प्रभाव गहरा और संवेदनात्मक है। कहानी अपनी प्रतीकात्मकता के कारण मन पर एक अस्थायी प्रभाव छोड़ती है। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मछली। ध्यान दीजिएगा, मछली जो पाठ है उस कहानी की ओर अब चलते हैं। मछली पाठ के लेखक कौन है बेटा? तो विनोद कुमार शुक्ल। याद रखिएगा, विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म हुआ कब? 1 जनवरी 1937 को। कब जन्म हुआ जी? ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी, ध्यान दीजिए, 1 जनवरी 1937। 1 जनवरी 1937, 1 जनवरी 1937, 1 जनवरी 1937 को किनका जन्म हुआ? तो ये विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म हुआ 1 जनवरी 1937 में। आइए उसके बाद में अब हम लोग देखते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल जी कहाँ के रहने वाले थे। तो ये राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था इनका जन्म। छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। इन्होंने देखिए एक मज़ेदार कहानी लिखा जिस कहानी का नाम है मछली। क्या नाम है बेटा? मछली। बहुत ही ज़बरदस्त नाम है, बहुत बिंदास नाम है, और ये कहानी तो इतना अच्छा है कि इसको कहा ही नहीं जा सकता है। सही मायने में अगर देखा जाए तो इसके बारे में एकदम वर्णन करना ही बड़ा मुश्किल है ना। बहुत ज़बरदस्त। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। कह रहा है कि दौड़ते हुए हम लोग एक पतली गली में घुस गए। चलिए, पूरा सारांश अभी नहीं पता, हम लोग कौन है ये पता नहीं चल रहा है, ठीक है, लेकिन बाद में निचोड़ इसका पता चलेगा। दौड़ते हुए हम लोग एक पतली गली में घुस गए। इस गली से घर नज़दीक पड़ता था। भाई देखिए, दौड़ते हुए हम लोग एक पतली गली में घुस गए और इस गली से घर नज़दीक पड़ता था। दूसरे रास्तों में बहुत भीड़ थी। ध्यान दीजिए, दूसरे रास्तों में बहुत क्या थी? भीड़ थी। बाजार का दिन था। अब देखिए, ध्यान दीजिए, आप अपने इर्द गिर्द में जब लोकल बाजार आपके यहाँ लगता होगा तो आप लोकल बाजार में देखते होंगे कि बाजार जब रहता है तो बाजार में क्या होता है? भीड़ तो होती है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। अब देखिए, करा बाजार का दिन था। भाई देखिए, हम लोग के यहाँ लोकल एरिया में बाजार लगता है। बुधवार को अलग बाजार, बृहस्पतिवार को अलग बाजार, सोमवार को अलग बाजार, है ना, शुक्रवार को अलग बाजार, शनिवार को अलग बाजार। अलग अलग जगह पे छोटा हाट उसको कह सकते हैं, स्मॉल हाट कह सकते हैं। बाजार का दिन था, मतलब एक बाजार कहें, जैसे हम लोग का एरिया में यही बगल में कोई बाजार, जैसे मान लिया जाए डुमरी चट्टी बाजार हो गया, फतेहपुर बाजार हो गया, या फिर गया की बात करें तो वहाँ भी बहुत सारा बाजार इधर उधर लगता है। अलग अलग बाजार लगते हैं, छोटे छोटे हाट लगते हैं। अब जहाँ के होंगे, जिस जिला के होंगे, वहाँ भी आपके प्रखंड लेवल पे बाजार लगता होगा। तो बाजार का दिन था और बाजार में क्या रहते हैं? बाजार में तो 1000 लोग रहते हैं, मतलब भीड़ रहता है। अब कह रहा है, लेकिन बूंद पड़ने से भीड़ के बिखराव में, ध्यान दीजिए, लेकिन बूंद पड़ने से
भीड़ के बिखराव में तेजी आ गई थी। बेटा ध्यान देना, जब बूंदे पड़ रही थी तो जो भीड़ था ना उसके पास, उसमें क्या होने लगा, बिखराव होने लगा, और वो आपस में तेजी से वो क्या करने लगे, लोग भागने लगे। तेजी से वहां से क्या करने लगे, भागने लगे, दौड़ने लगे, क्योंकि वर्षा होने लगी थी ना, इसलिए लोग क्या करने लगे थे, भागने लगे थे। अब देखिए ध्यान दीजिए, उसके बाद में कह रहा है कि दौड़ इसलिए रहे थे कि डर लगता था कि मछलियां बिना पानी के झोले में ही ना मर जाए। भाई दौड़ इसलिए रहे थे कि जो मछली लिए हुए थे ना वो तीनों, वो डर रहे थे कि मछली कहीं बिना पानी के झोला में ही न मर जाए, है ना। अब कह रहा है कि मछलियां बिना पानी के झोले में ही न मर जाए। झोले में 3 मछलियां थी। कितने मछलियां थी झोले में, 3 मछलियां थी। ध्यान दीजिए, झोले में कितने थी, 3 मछली थी। अब ये तीनों मछली एक तो उसी वक्त मर गई थी जब पिताजी खरीद रहे थे। बेटा एक मछली उसी समय मर गई थी जब पिताजी क्या कर रहे थे, खरीद रहे थे। अब उसके बाद में कह रहा है 2 जिंदा थी। 2 मछली क्या थी, जिंदा थी। झोले में उनकी तरफ के झटके मैं जब तक महसूस करता था, मन ही मन सोच रहा था कि एक मछली पिताजी से जरूर मांग लेंगे, फिर उसे कुएं में डालकर बहुत बड़ी करेंगे। जब मन होगा बाल्टी से निकाल कर खेलेंगे, बाद में फिर कहाँ डाल देंगे, कुएं में डाल देंगे। जब इच्छा करेगा तब जो है से कि खेलेंगे, और उसके बाद उस मछली को कहाँ डाल देंगे, कुएं में डाल देंगे। ध्यान दीजिए, कहाँ डाल देंगे जी, फिर हम उसे कुएं में डाल देंगे। अब उसके बाद में कह रहा है कि अब जोर से पानी गिरने लगा था। बरसते पानी में खड़े होकर झोले का मुंह आकाश की तरफ फैलाकर मैंने खोल दिया, ताकि आकाश का पानी झोले के अंदर पड़ी मछलियों पर पड़े। ध्यान दीजिए, जब वर्षा होने लगा तो जो थैला रखे हुए था बेटा, थैला वो क्या कर दिया, इस तरीके से हाथ पकड़ के, है ना, वो आसमान की ओर खुला छोड़ा, ताकि जो ऊपर से वर्षा हो रही थी उसका पानी उस थैले में जा सके। अब देखिए, फैलाकर मैंने खोल दिया ताकि आकाश का पानी झोले के अंदर मछलियों पर पड़े। अब उसके बाद में कह रहा है कि उनमें थोड़ी जान आ जाए। संतु भीगने से बचने के लिए एक मकान के नीचे, ध्यान दीजिए यहां पर ही, एक मकान के नीचे खड़ा हो गया। कौन बेटा, संतु। ध्यान दीजिए, संतु एक मकान के नीचे क्या हो गया, खड़ा हो गया था। हम दोनों बुरी तरह भीग गए थे। तभी कोई मछली पानी के छींटे पाकर कहीं आसपास किसी तालाब या नदी का अंदाज कर जोर से उछली। मछली सोची कि चलो झटका लगा के देखते हैं, लगता है कि अगल बगल में क्या है, तालाब है या फिर कोई और पानी का कोई जगह है ना। पहचान कर जोर से उछली। झोला मेरे हाथ से छूटते बचा। ध्यान दीजिए, नहान घर का दरवाजा अंदर से हम लोगों ने बंद कर लिया था। नहान घर का जो दरवाजा था उसको हम लोगों ने अंदर से क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। भरी हुई बाल्टी थी, उसे आधी खाली कर मैंने झोले की 3 मछलियां उड़ेल दी मतलब उसी में बाल्टी में डाल दी। अगर बाल्टी भरी होती तो मछली उछलकर नीचे आ जाती। ध्यान दीजिए, पानी अगर पूरा भरा रहेगा तो मछली उछल करके क्या हो जाएगा, बाहर ना आ जाएगा जी। इसलिए आधा बाल्टी पानी और उसके बाद ऊपर का एरिया उसका पूरा छोड़ दिया गया। इसलिए छोड़ दिया गया ताकि वो मछली उछल करके बाहर ना आ सके। एक बार एक छोटी सी मछली मेरे हाथ से फिसल कर नहान घर के नाली में घुस गई थी। हाथ से मैंने और संतू ने टटोल कर ढूंढा था। जब दिखी नहीं, मैंने अर्थात लेखक ने, ध्यान दीजिए, मैंने अर्थात लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। आज पाठ का नाम क्या है, मछली। तो मछली पाठ के लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। इनका जन्म कब हुआ, तो 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। किस राज्य में हुआ था, छत्तीसगढ़ में हुआ था। कौन गांव में हुआ था, तो राजनंद गांव। याद रख लीजिएगा, ये सभी बातों को सही तरीके से याद रखने का करा टटोल कर ढूंढा था।
जब दिखी नहीं तो हम घर के पीछे जाकर खड़े हो गए थे, जहां घर की नाली एक बड़ी नाली से मिलती थी। बेटा, छोटी नाली एक बड़ी नाली से मिलती थी। गंदे पानी में मछली दिखी नहीं। दीदी ने बताया था कि वह मछली इस नाली से शहर की सबसे बड़ी नाली में जाएगी। फिर से 3 मील दूर मोहारा, ध्यान दीजिए, मोहारा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बाबू, यहां ध्यान देना, मोहारा लिखा हुआ है जी। अब देखिए, ये मोहारा जो था, ध्यान दीजिए, मोहारा नदी में चली जाएगी। कह रहा है कि 3 मील दूर मोहारा नदी में चली जाएगी। संतू ठंड से कांप रहा था। माँ हम लोगों को भीगा देखेगी तो मार पड़ेगी। याद रखना बेटा, हम लोग भी जब कोई गलती करते थे तो निश्चित तौर पे अपनी अपनी माँ से हम लोग भी डरते हैं, है ना। आप भी डरते होंगे, सब कोई डरता है। माँ हम लोगों को भीगा देखेगी तो मार पड़ेगी। मैंने संतू से कहा कि वह कमीज उतार कर निचोड़ ले। कमीज उतार कर हम दोनों ने निचोड़ी। पेंट की मुट्ठियों से दबा दबा कर निचोड़ा। फिर हम दोनों केवल पेंट पहने, गोद में गीली कमीज दबाए, बाल्टी को घेर कर बैठ गए। जो सबसे नीचे दबी हुई मछली थी वह शायद मर गई थी। संतू से मैंने कहा, अपन ये सबसे ऊपर वाली मछली पिताजी से मांग लेंगे, है ना। अपन मतलब मैं, अपने, देखिए ये मध्य प्रदेश की भाषा है, छत्तीसगढ़ वगैरह ये सब उधर का अपन, है ना। उधर जाइए ना, अपन को ये करना है, अपन को वो करना है, अपन को ये, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो जो मध्य प्रदेश के लोग जो होते हैं, मध्य प्रदेश वगैरह के जो लोग होते हैं, वो बोलते हैं अपन को ये करना है ना। तो अपन ये करा, अपन ये सबसे ऊपर वाली मछली पिताजी से मांग लेंगे। ध्यान दीजिए, पिताजी से क्या कर लेंगे, मांग लेंगे। अब उसके बाद में कह रहा है, संतू ने सिर हिलाकर कहा, अच्छा। वह बड़े प्यार से मछलियों की तरफ देख रहा था। वह मछलियों को छूकर, ध्यान दीजिए, वह मछलियों को छूकर देखना चाहता था, लेकिन डरता था। बाल्टी के थोड़ा और पास खिसक कर एक मछली को पकड़ते हुए मैंने कहा, संतू तू भी छूकर देखना। मैंने कहा, अर्थात लेखक ने कहा, संतू तूने भी इस मछली को छूकर देखना। तो संतू क्या बोला, नहीं काटेगी। संतू ने इनकार करते हुए कहा नहीं 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 नहीं, अरे बाबा ये मछली मुझे क्या कर लेगी, काट लेगी। तब देखिए क्या बोला लेखक, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस बिंदु में क्या बोला, मैं तो छू रहा हूं, मुझे तो नहीं काटती, ये मछली नहीं काटती, ले छू बेटा, छू ले। संतू ने डरते डरते एक मछली को जो सबसे ऊपर दबी उंगली से छुआ। फिर डरकर उसने अपना हाथ को क्या कर लिया, हटा लिया। ध्यान दीजिए, आप एक बात को समझ लीजिए, जब कोई एक बच्चा बार बार पानी को टच करे, देखिए एक साइकोलॉजिकल ये थॉट है, बार बार वो पानी में खेलना चाहे, बार बार आप एकदम तंग हो जाए, तो आप जानते हैं क्या कीजिए, एक बार एकदम ऐसा सुसुम पानी, थोड़ा नॉर्मल सुसुम पानी करके, और वही जगह पे जहाँ पे बच्चा खेल रहा हो, उसी जगह पे आप एक छोटा सा थाली में या फिर टब में या जिस जगह पे जिस बर्तन से बच्चा खेल रहा हो, उसमें उस पानी को आप रख दीजिए। रखने के बाद जब एक बार उस टच करेगा, जब उसको थोड़ा सा सुसुम लगेगा, गर्म लगेगा, तो बच्चा वहाँ से वो दोबारा सीख जाएगा, मतलब दोबारा नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि उसको अनुभव हो गया, है ना, उसको अनुभव हो गया कि नहीं अब इसको हम टच करेंगे तो इससे हमें क्या होगा, गर्मी महसूस होगा, है ना, गर्म लगेगा। इसलिए उसने क्या किया, अब अस्थाई तरीके से जो ऐसे कि सीखना प्रारंभ कर दिया। अब कह रहा है कि देखिए डरता क्यों है, कहकर एक मछली को मैंने उठा लिया। मछली मेरे हाथों से फिसली पड़ रही थी, मैंने उसे फिर बाल्टी में डाल दिया। बाल्टी में पड़े ही वह उछली तो पानी के छींटे हम लोगों पर पड़े। तब संतू चौंक कर थोड़ा पीछे हट गया था।
हम लोगों के भाई मछली बाल्टी में थी, जब उछली तो हम लोगों के ऊपर उसकी छींटे पड़ी, तब जो है संतु जो है से पीछे हट गया था, पीछे हट गया है ना। अब देखिए क्या बोला, पीछे हट गया था। नीचे दबी हुई मछली की आंखें, ध्यान दीजिए, नीचे दबी हुई मछली की आंखें, जब उसने देखा कि नीचे दबी हुई मछली की आंखें, तब देखिए संतों ने क्या किया कि नीचे दबी हुई मछली की आंखों में मैं अपनी छाया देखना चाहता था। दीदी कहती थी कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती। ध्यान दीजिए, संतू की जो बहन थी वो संतू को सिखाया था कि बाबू देख, जो मछली मर जाती है ना उसकी आंखों में जब देखोगे तो छाया मुझे दिखाई, परछाई दिखाई नहीं पड़ती है। बाल्टी में हाथ डालकर मैंने मुर्दा सी पड़ी उस मछली को बाहर निकाला, मुर्दा मतलब अर्थात मरे हुए मछली को बाहर निकाला। नहान घर के फर्श पर उसे धीरे से रख दिया, उसकी पूंछ को पकड़कर 2-3 बार हिलाया तो भी उस मछली में थोड़ी भी हरकत नहीं हुई। उसकी लंबी एक एक बाल की मूछें छोर से छल्लेदार बन गई थी। संतु तो इसकी आंख में झांक के देख, तेरी परछाई इसमें दिखती है क्या? संतु तो इसकी आंख में झांक कर देख, तेरी परछाई इसमें देखती है क्या, है ना। अब उसके बाद में कह रहा है, आगे देखिए, देखती है क्या? मछली बाहर फर्श पर थी इसलिए संतु थोड़ी दूर हटकर बैठा था। मेरे यह कहने से कुछ पास आकर मछली की आंख में उत्सुकता से झांकने लगा और पास से देखा, परछाई दिखती है। समझाते हुए मैंने उससे कहा, दीदी कहती है कि मरी मछली की आंख में आदमी की परछाई नहीं दिखती है। ध्यान दीजिए, दीदी कहती है, यहाँ पे दीदी कहती है कि मरी हुई मछली की आंख में झांकने से उसकी परछाई नहीं दिखती। अब देखिए कह रहा है कि उसके बाद में कि दूर से सिर झुकाए मछली की आंखों में झांकता हुआ संतु चुपचाप था, कुछ बोलता ही नहीं था कि परछाई दिखती है या नहीं दिखती है। तुझसे भी नहीं बनता कहकर, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि तुझसे भी नहीं बनता, तुझसे भी नहीं बनता कहकर दोनों हाथों से मैंने मछली को उठा लिया। मैंने अर्थात लेखक ने, मैंने अर्थात लेखक ने, लेखक कौन? विनोद कुमार शुक्ल। फिर मछली को अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर मैंने देखा तो मुझे उसकी आंखों में धुंधली धुंधली परछाई दिखी। ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि यह मेरी परछाई थी या मछली की। आंखों का रंग ही ऐसा हो गया था। शायद थोड़ी जान है, ध्यान दीजिएगा, शायद थोड़ी जान है, शायद थोड़ी क्या है? जान उसमें है। अब देखिए, शायद लगता है कि इसमें कुछ क्या है? जान है। अब देखिए उसके बाद में क्या कर रहा है, मछली की आंखों का रंग ऐसा ही हो गया था, शायद थोड़ी जान है। जाकर तो चुपके से दीदी को बुला ला, मैंने संतु से कहा, अर्थात लेखक ने कहा, बेटा जाओ तू चुपके से दीदी को बुला ला। और मैंने मछली फिर से बाल्टी में डाल दी। थोड़ी देर बाद संतु लौट कर आया तो कहा, दीदी तो सो रही है। दीदी तो क्या कर रही है? सो रही है। अभी दिन को सो रही है। मुझे आश्चर्य हुआ, माँ कहाँ है? उस तरफ मसाला पीस रही है। मेरा दिल बैठ गया, चह चह मछली के लिए मसाला होगा, आज ही बनेगी। दुख से मैंने कहा, देख ले भैया, मछली अभी कट जाएगी, मछली अभी क्या हो जाएगी? कट जाएगी। ध्यान दीजिएगा, कराए आज ही बनेगी। दुख तो क्या बोला? ध्यान दीजिए, मछली आज ही क्या हो जाएगी? कट जाएगी। भैया मछली आज ही कट जाएगी, भोलेपन से संतों ने पूछा। हाँ। फिर संतों भी उदास हो गया।
फिर संतु भी क्या हो गया बेटा, उदास हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ पे, फिर संतु भी क्या हो गया, उदास हो गया। ध्यान दे करके समझने का कोशिश करेंगे। बार बार देखिए, थोड़ा सा हिंदी तो कहानी है अपने से, ये तो बस एंटरटेनमेंट के लिए ऐसे हम भी पढ़ा दे रहे हैं, है ना। मज़ा ऐसे क्लास में पढ़ाने का मज़ा ही कुछ और होता है। फिर भी हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, पूरा इसको क्वेश्चन आंसर करके आपको हम एक एक क्वेश्चन का बना करके PDF टाइप पर भेज दूंगा। आप सभी को अच्छे तरीके से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। घर में मछली काटने के लिए एक अलग से पाटा था। पाटा मतलब समझ रहे हैं ना, घर में आप देखे होंगे कभी कभी गांव घर के में कुट्टी काटने के लिए जो जानवरों को विचाली अर्थात नेवारी वगैरह जो देते हैं हम लोग हैं, उसको काटते हैं रख करके, एक लकड़ी का पाटा होता है, ठीक है। अब क्या है, उस पाटे के ऊपर ही मछली रखकर काटी जाती थी। पाटे में चक्कू के औड़े तिरछे निशान बन गए थे। बेटा चक्कुआ से करते करते ना एकदम पतला हो गया, लो समझ रहे नहीं ना, एकदम पतला हो गया था। कराए कि अब सुनिए, रखा जाता था, तिरछे निशान बन गए थे। यह पाटा परछी में ड्रम के पीछे रखा रहता था। कहाँ पीछे रखा रहता था, घरवा में ड्रमा के पीछे रखा रहता था। जिस रोज मछली बनती थी उस रोज यह पाटा निकाला जाता था। ध्यान दीजिएगा, कराए कि जिस रोज मछली बनती थी उस रोज यह पाटा को क्या किया जाता था, निकाला जाता था। ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए, निकाला जाता था। घर का नौकर मछली काटा करता था। पानी का गिरना बिल्कुल बंद हो गया था। आंगन में आकर मैंने देखा, जिस जगह मछली काटी जाती थी वहां यहाँ वही पाटा धुला हुआ रखा था। पास में थोड़ी चूल्हे की राख थी। मैंने सोचा भग्गू कुआं के पास चक्कू में धार कर रहा होगा, है ना। मैंने सोचा अर्थात लेखक ने सोचा कि कुआं के पास भग्गू एक ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक कहानी में एक थोड़ा सा नया मोड़ आया। मैंने सोचा भग्गू कुआं के पास चक्कू में धार कर, भग्गू अर्थात नौकर है। भग्गू क्या है, नौकर है जो मछली को काटा करता था। भग्गू क्या है बेटा, नौकर है जो मछली को क्या क्या करता था, काटा करता था। मैंने सोचा कि भग्गू जो है कि वो कुएं के पास चक्कू में क्या कर रहा होगा, धार कर रहा होगा। लेकिन अब करा कि नहान घर का दरवाजा पूरा खुला था। मुझे बाल्टी दिख रही थी जिसमें मछलियां थी। माँ वहां नहीं थी, शायद ऊपर होगी। माँ को घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था। गोश्त मतलब शिकार, मांसो, मीट, है ना। मीट मांस कहें, गोश्त कहें, गोश्त उर्दू भाषा में आता है गोश्त, है ना। इसको अरबी उर्दू भाषा में गोश्त बोला जाता है, या फिर शुद्ध हिंदी में कहें तो उसको मीट कहें या शिकार कहें एकदम गांव घर की भाषा में, है ना। नहीं लगता था। पिताजी ने कई बार चाहा कि हम लोग भी मछली गोश्त खाया करें, लेकिन माँ ने सख्ती से मना कर दिया था और किसी को अच्छा भी नहीं लगता था। केवल पिताजी खाते थे मछली। केवल कौन खाते थे, पिताजी खाते थे। भग्गू को जैसी मालूम था कि मछलियां नहान घर में है, आते ही वह अंगोछे में तीनों मछलियां निकाल लाया। भग्गू को मालूम था कि मछलियां कहाँ रखी हुई है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे भग्गू बहुत पूरा सही तरीके से फोटो नहीं खिंचाया है ना। स्कैनिंग किया हुआ है तो सही तरीके से नहीं आया, लेकिन आप लोग अपने पास में किताब रखिएगा, हम समझा दे रहे हैं सिर्फ, है ना। कराए को जैसे मालूम था मछलियां नहान घर में है, आते ही वह आंगोछे में तीनों मछलियां निकाल लाया। कुएं में मछली पालने का उत्साह बुझ सा गया था। पिताजी शायद अभी तक आए नहीं थे। कमरे में जाकर देखा तो सच में दीदी करवट लिए लेटी थी। संतू को मैंने इशारे से बुलाया कि वह भी गीले कपड़े बदल ले, शायद कुछ आहट हुई होगी। दीदी ने पलटकर हमें देखा। गीले कपड़े में देखकर दीदी बहुत नाराज हुई, फिर प्यार से समझाया। संतू को दीदी ने खुद अपने हाथों से जाने क्यों बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए। मैं घर के धोए कपड़े, ध्यान दीजिए, मैं घर के धोए कपड़े पहन रहा था तो दीदी ने कहा कि धोबी के धुले कपड़े पहन लो। फिर दीदी ने पेटी से मेरे लिए कपड़े निकाल दिए। संतू के बड़े बड़े बाल थे इसलिए अभी तक गीले थे। बेटा जब बड़े बड़े बाल होते हैं तो उस बाल को सूखने में समय वक्त लगता है थोड़ा सा। ध्यान दीजिएगा, जब बाल जो बड़ा बड़ा होता है तो उस बाल को सूखने में क्या लगता है,
थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा समय लगता है। अब देखिए उसके बाद में कह रहा है इसलिए अभी तक गीले थे। दीदी ने संतू को बालों को टावेल, टावेल अर्थात तौलिया, देखिए टावेल है यहाँ पे, एक बात को ध्यान दीजिए, ये क्या लिखल है, टावेल, टावेल, टावेल मतलब तौलिया, ध्यान दीजिए। तौलिया जो हम लोग गाड़ी वगैरह में जो बांधते हैं या फिर अपने चेहरा स्किन वगैरह को साफ कराने में हम लोग उपयोग करते हैं, वही क्या होता है, टावेल अर्थात तौलिया, है ना। अब देखिए उसके बाद में कह रहा है कि टावेल उसके बाल संवारे। अब कह रहा है सुनिए, करा गीले कपड़े ढककर बहुत नाराज हुई, फिर प्यार से समझाया और उसके कपड़े पहन लो। फिर दीदी ने पेटी से कपड़े पहन रहा था, मेरे लिए कपड़े निकाल दिए। संतू को बड़े बड़े बाल थे इसलिए अभी तक गीले थे। दीदी ने संतू को बालों को टावेल से पोंछकर उनमें तेल लगाया। बाएं हाथ से संतू की टुड्डी पकड़कर, बेटा ये वाला टुड्डी यहाँ जो नीचे होता है ना, वो टुड्डी पकड़कर अपने जो वो दाढ़ी जिसको बोलते हैं दाढ़ी, दाढ़ी आप छोटा रहते होंगे बचपन में तो बार बार दौड़ते दौड़ते गिरते होंगे, हड़ास यहाँ पे जब दाढ़ी में जब चोट लगता होगा, है ना, हमेशा चोट लगता है ना जी, बार बार गिरते होंगे बचपन में, हम लोग भी गिरते होंगे, अब भी गिरते हैं, सब कोई गिरता था, बच्चा में तो गिरवे ही नहीं करेगा, और क्या करेगा, बिना गिरले कोई गुजारा है वो, है ना। अब करा है बाएं हाथ से संतू की टुड्डी पकड़कर दीदी ने उसके बाल संवार दिए। जब दीदी संतू के बाल संवार रही थी तो संतू अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दीदी को टकटकी बांधे देख रहा था। सभी कहते थे कि दीदी बहुत सुंदर है। दीदी से मैंने कहा, दीदी आज मछली आई है, कितनी है, 3 है, एक शायद क्या हो गई है, मर गई है, उन्हें अभी भग्गू क्या करेगा, काटेगा। भग्गू से क्या करेगा, काटेगा, ध्यान दीजिएगा, भग्गू से क्या करेगा, काटेगा। पहले तो दीदी चुप रही, फिर कहा कि मैं कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दूं, वह कमरे में अकेली लेटेगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं और संतू दोनों, ध्यान दीजिए, मैं और संतू दोनों चुपचाप कमरे से बाहर निकल आए। जब मैं दरवाजा बंद कर रहा था तो दीदी लेटी हुई थी। भग्गू के पीछे खंभे के पास टिककर हम दोनों मछली का कटना देखने लगे। भग्गू ने एक मछली उठाकर पहले उसे पत्थर पर कसकर 2-3 बार पटका, फिर मुर्दा सी मछली के पूरे शरीर में अच्छी तरह राख मली। बेटा मछली को पूरा ना साफ किया जाता है जबरदस्त तरीके से, उसको जब तक उसको साफ सही से नहीं कीजिएगा तो मछली सही तरीके से खाने में मजा नहीं आएगा। अब कर भग्गू पीछे खंबे के पास टिककर हम दोनों मछली का कटना देखने लगे। भग्गू ने एक मछली उठाकर जोर से पत्थर पर मारा, है ना, पूरे शरीर में अच्छी तरह से राख मली। आप सुने होंगे गाना मछली के, पूरा जबरदस्त गाना है। पाटे के ऊपर रखकर एकदम से उसकी गर्दन काट डाली। मछली थोड़ी भी नहीं तड़पी। तभी जाने क्यों मेरे देखते ही देखते संतू एक मछली अंगोछे से उठाकर बाहर की तरफ, ध्यान दीजिए, मछली संतू एक अंगोछे में उठाकर मछली को किधर ले गया जी, बाहर की तरफ, ध्यान दीजिए, उठाकर बाहर की तरफ सरपट भागा। सरपट मतलब बहुत तेजी से भागा। भग्गू भी मछली काटना छोड़कर अरे 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 बेटा, है ना, अरे अरे कहता हुआ उसके पीछे पीछे भागा। किसके पीछे भागा, संतू के पीछे भागा। कौन भागा, भग्गू भागा। भग्गू कौन था, घर का नौकर था, घर में क्या किया करता था, मछली को काटा करता था। मैं वहीं खड़ा रहा। अर्थात लेखक पाटे में राख से लिपटी हुई सिर कटी हुई मछली पड़ी थी। अंगोछे में जो मछली लिपटी हुई सी थी उसका धीरे धीरे लहरना मुझे साफ मालूम पड़ रहा था। मतलब जैसे जैसे वो तड़प रहा था वो स्पष्ट रूप से क्या हो रहा था, मालूम पड़ रहा था। अब देखिए कह रहा है कि मालूम पड़ रहा था। मैंने सोचा संतू मुर्दा मछली लेकर भागा है। मैंने सोचा कि संतू जो भागा है वो कौन सा मछली लेकर भागा है, मुर्दा मछली अर्थात तो मरा हुआ मछली को लेकर के वो भागा है ना, लेकर भागा है। मुझे लगा कि दीदी के कमरे से दीदी की हल्की हल्की सिसकियां की आवाज आ रही थी। धीरे से दरवाजा खोलकर मैं अंदर गया तो देखा कि दीदी सच में अपनी पहनी हुई साड़ी को सर तक ओढ़े करवट लिए सिसक सिसक कर रो रही थी। हिचकी लेते ही दीदी का पूरा
शरीर सिहर उठता था। अंगोछे में लिपटी मछली का लहरना मुझे याद आया। वैसे ही धीरे से दरवाजा बंद कर मैं बाहर आ गया। भग्गू और संतू अभी तक नहीं थे। बाड़े की तरफ आकर मैंने देखा कि कुएं के पास जमीन पर संतू जानबूझकर पट पड़ा था। कुएं के पास संतू जानबूझकर क्या पड़ा था बेटा? पट पड़ा था। ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पट पड़ा था, किताब में देख लीजिएगा। पट पड़ा था। दोनों हाथों से मछली को अपने पेट के पास छुपाए हुए था। भग्गू मछली छीनने की कोशिश कर रहा, चूंकि भाग रहा था ना जी। और भागते भागते एक बहुत ही अच्छा कहावत है, ध्यान दीजिएगा। गांव घर की बात है कि जब एक कुत्ता था तो वो भाग रहा था और उसको बेला कौन रहा था? एक सियार जो था उसको बेला रहा था। तो कुत्ता बोल रहा है, कुत्ता जो था से सियार को बेला रहा था। तो कुत्ता बोला कि कैसन बेटा बेलैलियो ना? तो सिरा बोलता है, अरे बेटा तू एरोप्लेन से आवे थने कि तू पीछे पीछे दौड़ते आवे थने, है ना? तो बेटा ध्यान रखना, अगर किसी को कोई भगा रहा है तो ये भी तो भाग रहा है, तुमने अगला भाग रहा है, यानी कि दोनों का हरासमेंट निश्चित है। कोई अगर भाग रहा है और कोई अगर भगा रहा है तो जो भाग रहा है उसका भी हरासमेंट है और जो पीछे से भगा रहा है उसको भी क्या हो रहा है? बराबर हरासमेंट हो रहा है। बेचारा भग्गू भी थक चुका था, संतू भी थक चुका था। थकने के बाद जो है से संतू गिर चुका था। गिरने के बाद वो मछली को अपने पेट के पास में दबाए हुए था, ऐसा कि जैसे वो मछली देने के लिए ही तैयार नहीं था। भग्गू मछली छीनने की कोशिश कर रहा था। शायद उसे डर था कि संतू मछली कुएं में डाल देगा। भग्गू को यह डर था कि संतू जो है से इस मछली को क्या कर देगा? कुएं में डाल देगा। ध्यान दीजिए, कुएं में डाल देगा तो पिताजी से उसे डांट पड़ेगी। मैंने सुना कि अंदर की तरफ पिताजी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मैंने सुना कि अंदर की तरफ से पिताजी का जोर जोर से चिल्लाने की आवाज क्या हो रही थी? आ रही थी। अब सुनिए, अब कह रहा है कि आवाज आ रही थी। तीनों मछलियों के कई टुकड़े हो गए थे। पाटे के पास मछलियों के गोल गोल चमकीले पंख थे। दीदी जहां लेटी थी उस कमरे का दरवाजा खुला था, शायद मां अंदर थी। पिताजी दरवाजे के पास गुस्से में टहल रहे थे, मानो अमरीश पुरी बने हुए थे। ध्यान दीजिए, वैसे टहल रहे थे जैसे अमरीश पुरी का कोई भी रोल अब देखिएगा ना तो बड़ा एकदम दर्दनायक रोल, हमेशा गुस्से में रोल। किसी के पिताजी अमरीश पुरी होंगे तो माफ कीजिएगा, थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा अपना ही गुस्सा पर। आपके पिताजी का अगर रोल अगर अमरीश पुरी के जैसा होगा तो आप सभी को सही तरीके से कंट्रोल में ही रहने का कोशिश कीजिएगा। अगर पिताजी अमरीश पुरी का रोल में होंगे तो आप परेश रावल कोशिश कीजिएगा बनने का, है ना। और आगे देखिए, उसके बाद में कह रहा है दीदी बढ़ गई थी। अब कह रहा उस कमरे का दरवाजा खुला था, शायद मां अंदर थी। पिताजी दरवाजे के पास गुस्से में टहल रहे थे। दीदी की सिसकियां बढ़ गई थी। मुझे लगा कि पिताजी ने दीदी को मारा है। भग्गू जैसे ही बाहर जा रहा था तो पिताजी ने दहाड़ कर कहा, भग्गू अगर नरेन घर में आ घुसे, नरेन मतलब आवारा, ध्यान देना बेटा, नरेन मतलब क्या होता है? आवारा। अगर नरेन घर में घुसे, नरेन अर्थात कौन था? संतू। नरेन अगर घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ बाहर फेंक देना। अगर वो घर में घुसे तो उसका हाथ पैर तोड़ करके क्या कर देना? बाहर फेंक देना। बाद में जो होगा मैं समझ लूंगा, बाद में जो होगा मैं भुगत लूंगा, मैं समझ लूंगा। भग्गू चुपचाप सिर हिलाकर चला गया। ठीक है बप्पा। संतू सहमा चुपचाप खड़ा था। कीचड़ से उसके साफ अच्छे कपड़े बिल्कुल खराब हो गए थे। बाल जिसे दीदी ने प्यार से संवारा था उससे भी बहुत मिट्टी लगी थी। नहान घर में जाकर मुझे लगा कि मछलियों की गंध आ रही है। बाल्टी के पास बैठकर मैंने पानी को हाथ से गोल गोल खंगाला, फिर बाल्टी को उलट दिया तो नहान घर की नाली क्षण भर को पूरी भर गई, फिर बिल्कुल खाली हो गई। पूरे घर में मछलियों की जैसे गंध आ रही थी। आइए इसी के साथ इस लेसन का इतिश्री रेवा खंडे समाप्त हुआ। उसमें हम लोग देखेंगे फिर इसका क्वेश्चन आंसर। देखिए ये जो क्वेश्चन आंसर है ध्यान दीजिएगा,
ये पूरा क्वेश्चन आंसर इसका है ना। और ईमानदारी से आप देखने का कोशिश करेंगे। करा झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए, तो आप लोग अभी ने देखा क्यों घुस गए, है ना। क्योंकि मछली रखे हुए थे और पानी पड़ रही थी, इसलिए उन लोग सोच रहा था कि कहीं ये मछलियां गिर ना जाए। मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा क्या थी, मछलियों के लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया, ये इस तरीके से ये तमाम क्वेश्चनों को हम लोग सभी को देखने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन जो है पूरा इसका हम लोग शब्दार्थ कुछ देख लेते हैं। नीचे में जो दिया हुआ है, कह रहा है कि टटोला मतलब अनुमान किया, था लिया। टटोला मछली पकड़ा जाता है, टटोलिए कि ना हो, देखा है ना हरा बोरा में मछली मराता है, ताओ टटोलता है कि नहीं टटोलता है। फर्श मतलब पक्की जमीन, उत्सुकता मतलब कुतूहल जानने की इच्छा, छोर मतलब किनारा, पाटा मतलब वह लकड़ी जिस पर रखकर मछली काटी गई, ध्यान देना। और उसके बाद में आहट, आहट मतलब क्या होता है, आहट मतलब होता है ध्वनि या आवाज। फिर उसके बाद में देखिए आगे है पेटी, पेटी मतलब बक्सा, टॉवल, टॉवेल, टॉवेल मतलब तौलिया, है ना। और उसके बाद में क्या है टकटकी मतलब अपलक, अपलक मतलब बिना पलक गिराए हुए देखते रहना, है ना। बिना पलक गिराए हुए क्या करते रहना, देखते रहना। और उसके बाद अंगोछा, अंगोछा मतलब होता है गमछा, अंगोछा मतलब कौची होता है गमछा, ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखल है गमछा। अब आप किताबा में देख लीजिएगा। सटपट मतलब बहुत तेजी से, वो उधर भी लिख, लहरना मतलब तड़पना, बेचारा तड़प मछली कटती है तड़प रही थी, है ना। सिसकियों मतलब रुदन की अस्पष्ट ध्वनि, धीमे धीमे रोना मतलब एकदम सिसकी लिख मतलब धीरे धीरे रोना, आवाज ना हो, है ना, रो भी लेना है आवाज भी नहीं करना है। बहुत ईमानदार व्यक्ति होता है जो ये काम को करता है ना। बड़ा ईमानदार होता है जो ये काम को, खास करके जो लड़की लोग होती है वो सिसकती है ज़्यादा, और जब घर में सांस होती है तो वो और ज़्यादा सिसकती है, लेकिन जैसे ही वो चल जाती है तो एकदम सीधे एकदम एजेंसी में हाथ लगता है। अब भर पेट खा करके उसके बाद फिर सिसकना शुरू। देखिएगा गांव घर में जब रूसा रूसी होता है तो उस समय बहुत कहानी गजब लगता है। चलिए खैर यूट्यूब पे है तो माफ़ कीजिएगा, क्लास नहीं है यहाँ पे, ज़्यादा बोलना बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, है ना। खैर आगे देखिए, उसके बाद में करा सर पर मतलब तेजी से दौड़ना। उसके बाद में क्या है जी लहरना मतलब तड़पना। उसके बाद में है सिसके मतलब रुदन, बाड़ा मतलब होता अहाता, है ना, मतलब एकदम आहत में आ जाना, गुस्से में। निचोड़ना मतलब निधारना या गारना, गमछी को नहा स्नान करके क्या करते हैं हम लोग गारते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं, लेता हूं ब्रेक। जय हिंद, है ना। आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप सभी कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का प्रयास करेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, PDF से संबंधित अगर आपको चाहिए कोई क्वेश्चन आंसर, तो आप सभी को मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे 8294375747, यानी 8294375747 पे आप सभी को उधर से व्हाट्सएप करें, आपको निश्चित तौर पे PDF प्रोवाइड कराया जाएगा। लेता हूं ब्रेक। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद।